हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आज का जो ये सेशन है वो जीएस क्विक रिवीजन है। वैसे तो ये वीडियो आपका सर लेके आते हैं, बट किसी रीज़न से वो आज नहीं ये सेशन ले पा रहे हैं, तो आपकी क्लास ना रुके, आपकी रिवीजन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए ये सेशन आज मैं लेकर आ गई हूँ। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन टेरिटरीज। पहले तो सवाल ये उठता है कि अब हमारी इंडिया में कितनी यूटीज़ है। तो अभी टोटल यूटीज़ है 8, और ये किस पार्ट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पार्ट 8 में आता है। ठीक है, पार्ट 8 में आता है। और अभी जो है वो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं एंड 28 स्टेट है। ठीक है, इसमें सारे 8 के 8 जो यूटीज़ हैं उसके नाम दिए गए हैं। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दोनों को एक कर दिया गया है। एंड इसका जो कैपिटल है वो दमन हो गई है। ठीक है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, और लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है एंड लद्दाख है। जिसमें चेंजेस आए हैं वो एक लद्दाख बन गई है, जम्मू कश्मीर बन गई है, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव 2 को एक कर दिया गया है। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। तो कौन से पार्ट में डील करता है, पार्ट 8 डील करता है। और कितनी यूनियन टेरिटरीज है, तो 8 यूनियन टेरिटरीज है अभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें सारे पार्ट्स दिए गए हैं, टोटल 14 के 14। ये एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यूनियन कौन से पार्ट में आता है, स्टेट्स कौन से पार्ट में आता है, सारी चीज़ों को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही म्यूनसिपल इलेक्शन पंचायत का इलेक्शन था तो कौन से पार्ट में आता है, तो पार्ट 9 में आता है। बिहार में था ना पंचायत का इलेक्शन, तो ये पार्ट 9 डील करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, ना ही इसमें हिंदी लिखा है ना ही इंग्लिश लिखा है। जब ऐसा कुछ लिखा रहे कि पहला बताना है ओवरऑल, तो बंगाल गैजेट ही बताया जाएगा। बंगाल गैजेट जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर था और ये वीकली हुआ करता था। ठीक है, ये वीकली था और इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ये ध्यान में रखना है। एंड ये कब चालू हुआ था, तो 1780 में ये स्टार्ट किया गया था। जेम्स ऑगस्ट हिकी ने किया था। ये आइलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, और ये कहाँ से पब्लिश होता था, तो कोलकाता से पब्लिश होता था। इसमें 3 बातें हो गई हैं। एक तो ये कब स्टार्ट किया गया, तो 1780 में किया गया था, 29 जनवरी 1718। और इनके फाउंडर कौन थे, जेम्स ऑगस्ट हिकी थे। एंड ये इंग्लिश में आता था और वीकली न्यूज़पेपर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन रिवॉल्यूशनरी एक्टिवली सपोर्टेड सुभाष चंद्र बोस इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी को आईएनए बनाने का सबसे बड़ा जो रोल जाता है वो रास बिहारी बोस को जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी के बाद में रास बिहारी बोस। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जापान में हेल्प करी थी सुभाष चंद्र जी की। और ये कब बना था, आईएनए कब बन के आया था, तो 1 सितंबर 1942 में आया था, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में। और इसकी जो आर्मी का साइज था वो 43,000 था। मोटो इनका क्या था, फेथ एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, और जो उसको स्टार्ट किया गया था, कमांडर जो थे पहले, इनको स्टार्ट मेनली मोहन सिंह ने किया था 1942 में। सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने अपना कार्यभार सौंप दिया था। ठीक है, तो इसलिए मोहन सिंह को कम जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी को ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, असल में जो अगर ऑप्शन में दोनों नाम दिए गए हों तो मोहन सिंह को ही हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर बीपीएससी में पूछा जाएगा तो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है ये, तो ध्यान में रखना है कि कमांडर कौन थे, मोहन सिंह। अगर स्टेबलाइजमेंट की बात करेंगे तो मोहन सिंह ने किया था 1942 में। उसके बाद इन्होंने इनको कार्यभार दे दिया था सुभाष जी को इन्होंने कार्यभार सौंप दिया था। और इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है वो रास बिहारी बोस का आ जाता है, जिन्होंने बहुत हेल्प करी थी सुभाष जी की। ठीक है, इसका मोटो याद रखना है, फेथ एंड सेक्रीफाइस। कब बनी थी, तो 1 सितंबर 1942 में बनी थी। एंड साइज कितना था, 43,000 आर्मी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। फेमसली नोन एज द फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, यही है इंडियन नेशनल आर्मी, हिंदी में ही कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। एंड इनका जो फेमस डायलॉग होता था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद एंड दिल्ली चलो, 3 इनके जो एक फेमस कोट्स हो जाते हैं। इनका जन्म होता है 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में। सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा कटक से थे। इन्होंने सिविल सर्विस पास की थी 1920 में, लेकिन नेक्स्ट ईयर ही इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। और ये प्रेसिडेंट बनते हैं किसका, आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1939 में। एंड 1938 में भी होते हैं ये। किसी को ये मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, किसी को नाम याद है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। गांधी जी के साथ मतभेद की वजह से इनको फिर रीइलेक्ट किया गया था। फिलहाल तो ये याद रखें 1939 में प्रेसिडेंट बनते हैं इंटरनेशनल कांग्रेस के। ठीक है, 2 बार बनते हैं ये।
ये क्वेश्चन है अभी, बाय हुम वॉज द पब्लिकेशन ऑफ बिहार फर्स्ट न्यूज़पेपर द बिहार हार्डलाइट स्टार्टेड इन 1875। इसमें देखिए आपके 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक तो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर बिहार का कौन सा है, तो वो बिहार हार्डलैंड, ठीक है। और एक कौन सा है, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, और कब आया था, तो 1875 में आया था, ठीक है। और इसको शुरू किसने किया था, क्वेश्चन पूछा जाए तो गुरु प्रसाद सेन ने किया था, ठीक है। बिहार हार्डलैंड न्यूज़पेपर का नाम है, शुरू किसने किया था, तो गुरु प्रसाद सेन ने किया था। और कौन से साल में किया था, तो 1875 में किया था। एंड इसका मतलब है कि ये जो इंडिया का न्यूज़पेपर तो उससे मच पहले आया था, यानी वो 1920 में पब्लिश हुआ था ना, हम लोग एक बार जाके देख लेते हैं। सॉरी 1780 में आया था, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 1780 में आया था ये। एंड बिहार का जो आया था वो 1875 में आया था, ठीक है। 1875 ईयर याद रखना है। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ये याद रखना है, बिहार का था स्पेसिफिकली, और ये बिहार हार्डलैंड नाम से था। शुरू किसने किया था, गुरु प्रसाद सिंह ने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद भूटान। भूटान क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो नेबरिंग कंट्री के साथ जितने भी हम बॉर्डर शेयर करते हैं, चाहे वो हमारी स्टेट्स, जो भी स्टेट हमारी उसको टच कर रही है वो, और उनके साथ हम कितना लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबका नहीं, जो हमारी नेबरिंग कंट्री लाइक नेपाल हो गई, ठीक है, भूटान हो गई, अफ़गानिस्तान हो गई, पाकिस्तान हो गई, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इन सब के साथ जो आसपास की जो कंट्रीज़ हमारी इमीडिएट नेबर हैं उनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो शेयर करता है भूटान के साथ वो है असम, ठीक है। ओवरऑल हम बात की जाए तो 699 किलोमीटर करता है, और आसाम से 4 ही राज्य हमारे, सॉरी भूटान से 4 ही राज्य हमारे टच करते हैं। पहले तो आसाम हो गया, दूसरा आंध्र प्रदेश हो गया, तीसरा वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। सिक्किम बहुत कम करता है 32, सबसे ज़्यादा आसाम करता है, ठीक है। इससे 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। भूटान के साथ सबसे ज़्यादा जो स्टेट करती है शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर वो आसाम हो जाता है। एंड 4 स्टेट करती है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ठीक है। ये डेटा है, ये याद रखना ही पड़ेगा आप लोगों को, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, इसमें याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैप हो जाता है, देखिए भूटान, ये रहा भूटान, ठीक है। भूटान सबसे ज़्यादा, ये देखिए असम कर रहा है ना सबसे ज़्यादा, यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ रीगर होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, रीगर और ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रीगर भी कहा जाता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जो कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। रीगर सॉइल जो होती है वो कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा वो होती है, इंपॉर्टेंट होती है कॉटन ग्रोथ के लिए। कॉटन ग्रो करने के लिए सबसे आइडियल जो मानी जाती है मिट्टी वो रीगर सॉइल या ब्लैक सॉइल मानी जाती है, जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, महाराष्ट्र में होती है, उसके बाद कर्नाटक में होती है और गुजरात में होती है, एंड फिर मध्य प्रदेश में होती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है, और ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच हड़प्पन साइट द रिमेन्स ऑफ पीसेस ऑफ कॉटन क्लोथ हैव बीन फाउंड। इसमें बताया, पूछा जा रहा है कि कॉटन जो है वो कहाँ पे मिला था, यानी हड़प्पा की कौन सी साइट मिला था, तो मोहनजोदड़ो की साइट पे मिला था, और उसको क्या कहा जाता था, सिंडॉन कहा जाता था कॉटन को, ठीक है। कॉटन उनको पता था, कॉटन के वो कपड़े बना के पहना करते थे, बहुत मतलब अच्छे यूज़ करा करते थे कॉटन का, सिंडॉन कहते थे वो लोग इसको, ठीक है। तो हड़प्पा की मोहनजोदड़ो साइट में मिला था, नाम क्या था, सिंडॉन। चलिए, हु लेड द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट प्रोविंस ऑफ बिहार विद विच रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ द न्यू प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा इन द ईयर 1911। मतलब ये पूछा जाता है कि बिहार के अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो यह था सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में। मतलब इन्होंने क्या किया था, बिहार को एक अलग प्रोविंस के रूप में मांग करी थी। मांग करने वाले जो संगठन थे उनका इन्होंने लीड किया था इसको, ये हेड थे उसके, और इन्हीं को मॉडर्न क्रिएटर ऑफ बिहार कहा जाता है, ठीक है। क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार किसे कहा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्रिएटर ऑफ द मॉडर्न बिहार, तो सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने ही बिहार प्रोविंस की मांग की थी, और इसीलिए बिहार और उड़ीसा को 1911 में अलग किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, व्हेन वाज द अनाउंसमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। कब अनाउंस किया गया था आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को बनाने का। आज़ाद हिंद फौज तो 1942 में बनी थी, ठीक है। इसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो मोहन सिंह का जाता है, एंड देन सुभाष चंद्र बोस के कमांडर ऑफिसर थे। यहाँ बात हो रही आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की, ध्यान में गवर्नमेंट की बात हो रही, तो 21 अक्टूबर 1943 को
ठीक है। और कहाँ पे हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। एक मिनट, ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको सही कर देती हूँ, ठीक है। सिंगापुर, ठीक है, ये फॉर्म्ड, ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को। यहाँ पे फौज नहीं है, गवर्नमेंट है, ये बहुत ध्यान में रखना है क्योंकि ऑप्शन में आपको 1942 भी मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए 21 अक्टूबर 1941 यानी जस्ट आफ्टर द आज़ाद हिंद फौज के बाद में, 1 साल बाद ही आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, जब लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, आर्मी को इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद ही सरकार बनेगी। तो इससे याद रखना है, आर्मी को इकट्ठा कब किया गया था? 1942 में। सरकार का अनाउंसमेंट कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है। और कहाँ पर करी गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मेन प्रोविंस ऑफ शारदा एक्ट 1920? अच्छा, व्हाट वाज द मेन प्रोविजन ऑफ द शारदा एक्ट 1929? यानी शारदा एक्ट का क्या अधिनियम, इसका क्या प्रावधान था? तो ये किस लिए बनाया गया था? तो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए बनाया गया था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो बाल विवाह थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, इसीलिए इसको क्या किया गया था? शादियों को रोकने के लिए, यानी बाल विवाह को रोकने के लिए किया गया था, ठीक है। इसमें जो एज थी गर्ल्स के लिए 14 ईयर कर दी गई थी और बॉयज़ के लिए 18 ईयर्स कर दी गई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा पूछने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि अभी जो फीमेल की जो एज है वो 18 से 21 करने का जो बिल है वो टेबल किया गया है पार्लियामेंट में, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ये इसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, बहुत सारे लोगों ने बहुत काम किया था इसके लिए। फिलहाल तो इसमें ये याद रखना, शारदा एक्ट 1929 किससे रिलेटेड है? तो चाइल्ड मैरिज प्रोविज़न से रिलेटेड है, जिसमें गर्ल्स की एज की गई थी 14 ईयर एंड बॉयज़ की एज की गई थी 18 ईयर, ठीक है। ये 19 यानी 1 अप्रैल 1930 में, 1 साल बाद ही जो है पूरे ब्रिटिश इंडिया पे इसको लागू कर दिया गया था। और इसी एक्ट को जो है वो 2006 में क्या किया गया? गर्ल्स की एज जो है वो 18 कर दी गई, बॉयज़ की 21 कर दी गई। यानी 1930 के बाद में 2006 में जाके इसकी क्या गया? चेंजेस किए गए, ठीक है। अब जो होगी वो 3rd टाइम होगी, ठीक है। यानी ब्रिटिश इंडिया की बात कीजिए तो 2nd टाइम होगी 2006 के बाद, ये जो अगर 21 साल हो जाती फीमेल की एज तब। इसकी पूरी हिस्ट्री ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहले कितनी थी? 14 थी गर्ल्स की, फिर 18 हुई, फिर अब 21। देखिए पहले थी 14, देन 18, अब 21, ओके। एंड बॉयज़ की थी 18 एंड अब जो है वो 21, मतलब पहले भी 18 थी 2006 में, 1930 में और 2006 में, दोनों में बॉयज़ की थी 18 थी, ठीक है। अब जो है वो बॉयज़ की 21 है और गर्ल्स की भी 21 की मांग की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय ब्रह्म समाज? ये जो समाज करके जो है ना, ये बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। एक तो आर्य समाज हो गया, आत्मीय सभा हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, ये बहुत सारे समाज है जो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो इसको कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ याद ही करना पड़ेगा। तो भारतीय ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वो केशव चंद्र सेन ने करी थी, ठीक है। भारतीय कब की गई थी? 1865 में गई थी। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रह्म समाज जनरली याद रहता है, राजा राम मोहन रॉय का था 1828 में। और आत्मीय सभा जो है 1815 में, राजा राम मोहन रॉय का। और एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स, ये भी याद रहता है। एंड वेद समाज, ये एक हो जाता है वेद समाज। एंड भारतीय ब्रह्म समाज, ये दोनों केशव चंद्र सेन के हैं, लेकिन ईयर हो जाता है अलग। भारतीय ब्रह्म समाज आ जाता है आपका 1865 एंड आफ्टर 2 years वेद समाज आ जाता है आपका। ये 2 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं याद रखने के लिए, क्योंकि ब्रह्म समाज बहुत बार पूछा गया है तो ये इतना मतलब नोन क्वेश्चन हो जाता है। आत्मीय समाज और एशियाटिक सोसाइटी, ये वेद समाज एंड ये भारतीय ब्रह्म समाज, ये इतना फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता है, इसीलिए ये 2 को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 2 को, भारतीय ब्रह्म समाज एंड वेद समाज, दोनों को किसने फॉर्म किया था? केशव चंद्र सेन ने। एक को किया था 1865 में, सेकंड को किया था 1867 में। ये 2 याद करना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कमेटी से रिलेटेड है। व्हेन वाज द GVK राव कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड? पहली बात तो याद रखना है हमको, GVK कमेटी किससे रिलेटेड है? तो ये रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है, ठीक है। GVK राव। एंड कब बनाई गई थी? तो 1985 में बनाई गई थी। और भी कमेटी देख सकते हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये जो सारी है ना, बलवंत राय मेहता कमेटी, सबको पता तो रहती किस लिए थी ये, लेकिन ईयर याद नहीं रहता। तो ईयर भी याद रख सकते हैं हम लोग, जैसे ट्रेडिशन चेंज हो रहा है एग्ज़ाम का, हो सकता है इस बार ईयर पूछ दे। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो आई थी 1957 में आई थी।
एंड अशोक मेहता आई थी 1977 में, एल एम सिंह भी आई थी 1986 में, थंगन कमेटी आई थी 1988 में, एंड गडगिल कमेटी भी आई थी 1988 में। ठीक है, इनके ईयर्स याद रखने हैं। ठीक है, जीवी के राव कमेटी कब आई थी 1985 में, ये थी आपकी पॉवर्टी एलिवेशन एंड रूरल डेवलपमेंट को लेके, और बाकी थी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। ये दो कमेटी तो थी आपकी, इन सब ये सारी जो कमेटी है मेनली पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, पंचायत वाली है ये। इसके ये ईयर याद रखने कब आई थी। तो सबसे पुरानी है बलवंत, फिर अशोक, फिर एल एम सिंह भी, देन थंगन, देन सबसे लेटेस्ट है गडगिल कमेटी। ठीक है, 5 कमेटी इंपॉर्टेंट है, कई बार रोटेट करके पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द कमिश्नर ऑफ पटना एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट। ये पंचायत ऑडिटर के एग्ज़ाम में पूछा गया था। आई थिंक ये दिल्ली का पूछा गया था, दिल्ली में कमिश्नर कौन थे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो थे ये विलियम टेलर, ये टाइपिंग मिस्टेक है, विलियम टेलर। ठीक है, और रिवॉल्ट स्टार्ट कब हुआ था, तो 12 जून देवघर से स्टार्ट हुआ था, रोहिणी झारखंड। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट किया गया था। और इसको किसने बनाया था, पटना में कौन थे हेड थे, पीर अली थे। पीर अली पार्क भी है पटना में। ठीक है, फिलहाल तो ये याद रखना है विलियम टेलर जो थे वो कमिश्नर थे, कहाँ के, पटना के, और 1857 के रिवॉल्ट के टाइम में। अब बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर के कौन थे। ठीक है, वहाँ यहाँ के कमिश्नर कौन थे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज फॉर्म्ड अनुशीलन समिति ब्रांच एट पटना। अनुशीलन समिति जो है वो सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी, लेकिन इसकी जो मेन ब्रांच थी वो ढाका में थी, लेकिन इसी की एक सब ब्रांच को किया गया था पटना में भी स्टेबलाइज किया गया था। तो कहाँ कब किया गया था, 1913 में किया गया था पटना में। ठीक है, ये रिवोल्यूशनरी ग्रुप था, यानी आतंकवादी क्रांतिकारी ग्रुप था ये, क्रांतिकारी ग्रुप था ये। ठीक है, ये क्रांतिकारी ग्रुप था। इसकी जो हेडक्वार्टर कहाँ पे था, ढाका में था। इसकी जो सब ब्रांच थी वो खुली थी पटना में 1913 को सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मैगजीन वॉज पब्लिश बाय स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद के बारे में तो बीपीएससी में क्वेश्चन रहता ही रहता है, हर बार रहता है। फिलहाल हुंकारे भी पूछा गया है, 64th या 62nd बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हुंकार किसने लिखी थी। ठीक है, ये इनका जन्म कहाँ होता है, यूपी में होता है। देखिए यूपी गाजीपुर में इनका जन्म होता है। इन्होंने सारा काम जो किया है मेनली बिहार में किया है। हमारे देश की इससे बड़ी खूबसूरती क्या हो सकती है। गाजीपुर यूपी में पैदा हुए और सारा जो अपना समय दिया, अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी, सब कुछ इन्होंने बिहार के लिए सौंप दी। चलिए बस ये याद रखना, हुंकार। स्वामी सहजानंद के और भी पत्रिका हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर्च करके, बाकी और कौन सी है हुंकार के अलावा। और भी 2-3 इंपॉर्टेंट पत्रिका है इनकी, ये बताना है आपको। ठीक है, और ये कौन थे, तो ये पीजेंट के हक में बोलने वाले नेता थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन जमींदार, किसानों के प्रति और मजदूरों के प्रति लगा दिया था। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ओके, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूटी। यूटी के बारे में पूछा जाता है तो पार्ट 8 करता है। ठीक है, अभी कितनी यूटीज़ है, 8 यूटीज़ है, मतलब 8 पार्ट में है और 8 यूटीज़ है। ठीक है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहला न्यूज़पेपर कौन सा था इंडिया का, तो बंगाल गैजेट था, 1780 में बनाया गया था। विच इंडिया रिवॉल्यूशनरी, सुभाष चंद्र बोस के बाद इन्होंने किसने हेल्प की थी, तो रासबिहारी बोस ने की थी आईएनए को बनाने में। बाकी ये सुभाष चंद्र जी के बारे में है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वाली। इनका जन्म उड़ीसा कटक में हुआ था। प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के कब, 1939 में। और इन्होंने पास कब की थी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पास कब की थी सिविल सर्विस, 1920 में की थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने रिज़ाइन कर दिया 1921 में, इन्होंने कंटिन्यू नहीं किया था उस सर्विस को। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार हार्लेंड पहला न्यूज़पेपर है बिहार का इंग्लिश पे, और ये कब बना था, 1875 में। गुरु प्रसाद सेन ने इसके एडिटर थे, पब्लिशर भी थे, एडिटर भी थे। विच ये भूटान के साथ सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन शेयर करता है, तो आसाम करता है। और 4 ही स्टेट है जो अपना भूटान के साथ शेयर करती है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा करता है, तो सिक्किम करता है। बाकी ये मैप दिया गया, आप लोग देख सकते हैं, ये मेंस में काम आएगा। बाकी इसको याद रखेंगे तो। और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा रीगर सॉइल, ब्लैक सॉइल कौन से राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। और ब्लैक सॉइल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पा में जो है वो कॉटन कहाँ पे मिली है, फाउंड की गई, तो मोहनजोदड़ो में की गई है। कॉटन को लोग क्या बोलते थे, सिंडन बोला जाता था।
सेपरेट प्रोविंस बिहार के लिए किसने मांग की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इन्हीं को क्या कहा जाता है? मॉडर्न क्रिएटर ऑफ बिहार कहा जाता है। ठीक है। और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कब अनाउंस किया गया था? जब 42 में आज़ाद हिंद फौज बनी थी, उसके जस्ट 1 साल के बाद ही 21 अक्टूबर 1943 में अनाउंस किया गया था आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के लिए, सिंगापुर में। ठीक है। शारदा एक्ट का मेन प्रोविज़न क्या था? तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट था, चाइल्ड मैरिज को रोकना था, जिसके लिए क्या था? एज बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी था, तो 14 ईयर गर्ल के लिए किया गया था, 18 ईयर बॉयज़ के लिए किया गया था। भारतीय ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन है? तो केशव चंद्र सेन है। ठीक है। और वेद समाज, दोनों के फाउंडर कौन है? केशव चंद्र सेन है। बाकी ये यूज टू है तो इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना, दैट्स इट। GV राव कमेटी किस लिए बनाई गई थी? मतलब कब बनाई गई थी? 1985 में बनाई गई थी। किस लिए बनाई गई थी? तो रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। ये जितनी भी कमेटी है सारी रूरल डेवलपमेंट के लिए ही बनाई गई थी। ठीक है। जिनमें सबसे पुरानी है आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी एंड गडगिल कमेटी सबसे लेटेस्ट हो जाती है। पटना का कमिश्नर कौन था जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था? तो विलियम टेलर थे। ठीक है। ये याद रखने वाली बात है। पटना का जो लीडर कौन थे? तो पीर अली जी थे, ये एक बुक सेलर थे। एंड अनुशीलन समिति की जो ब्रांच है पटना में कब खोली गई थी और किसके द्वारा खोली गई थी? तो सचिद्र सन्याल के द्वारा खोली गई थी 1930 में। ये क्या थी? एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था। इसका जो मेन हेडक्वार्टर था वो ढाका में था। ठीक है। और स्वामी सहजानंद की कौन सी मैगजीन पब्लिश करते थे? तो हुंकार। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गाजीपुर यूपी में हुआ था। और इनका जो ओरिजिनल नाम ये नहीं था, इनका कमेंट बॉक्स में आप लोग सर्च करके बताएंगे इनका ओरिजिनल नेम क्या था। देखिए सर्च करने के लिए कहा जाता है ना, अगर आप जब भी सर्च करेंगे तो वो चीज़ें आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है। अगर आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी, वो कभी भी आपका गलत नहीं होगा, ना ही आप भूलेंगे। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। और जैसा कि देख रहे हैं कि CDPO की डेट 6 फरवरी है, देख के लग नहीं रहा है कि एग्ज़ाम टाइम पे होगा, तो अपनी तैयारी में कमी नहीं लानी। एग्ज़ाम जब भी हो पूरे जोर शोर के साथ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और ये भी जितनी भी सीरीज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं उसको आप रिपीटेड टाइम देखिए ताकि रिवीजन आपके अच्छे से अच्छे हो। ठीक है। बार बार रिवाइज़ करेंगे तो ही चीज़ें दिमाग में रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। जो सिलेक्टेड बंदे हैं, सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, वो भी प्री को क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो प्री को बहुत लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। प्री को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहना है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।